हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। और ये है फिज़िक्स का क्वेश्चन पेपर 2026 का। ठीक है, तो 2026 का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ आज मैं, और इसे हम बैठ करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिए, ये है सेट 1। तो सेट 1 हो, सेट 2 या सेट 3 हो, सबके अंदर ही सेम ही रहते हैं, बस क्वेश्चन जो हैं वो थोड़ा शफल हुए रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ही सेट 1 है 2026 फिज़िक्स क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो लाइए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम। तो ये इसका आया फर्स्ट पेज, यहाँ पर जो है जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, यहाँ पर सारे ही कांस्टेंट की वैल्यूज़ आपको गिवन है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो सबसे पहला हमारा ये आता है सेक्शन ए, और सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं 2 वायर्स ऑफ सेम लेंथ एंड सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बट मेड ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स ऑफ रेजिस्टिविटी ρ1 एंड ρ2 आर कनेक्टेड इन सीरीज, द इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉम्बिनेशन इज। तो कह रहे हैं कि दो वायर्स हैं जिनको हमने कनेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो कनेक्ट करने पर एक की रेजिस्टिविटी ρ1 है, दूसरे की रेजिस्टिविटी ρ2 है। तो हमें बताना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी इस पूरे सिस्टम की कितनी होगी। तो लाइए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। जैसे हमें पता है कि दो वायर्स हैं जिनका रेजिस्टेंस अगर R1 R2 हो, तो लाइए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं बैठ करके। अगर मान लीजिए हमारे पास दो रेजिस्टेंस हैं, अगर एक का रेजिस्टेंस R1 है और एक का R2 है, और दोनों का अगर हम सीरीज़ में जोड़ लें तो उनका रेजिस्टेंस आता है R इक्वल्स टू R1 प्लस। तो लाइए हम इसको लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी के। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी क्या आएगा ये बच्चों देखें ध्यान से, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2। तो ये आएगा R इक्वल्स टू R इज इक्वल्स टू ρL/A के बराबर। ठीक है, अब अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूँ, इस फॉर्मूले के अंदर मैं इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी सारी वैल्यूज़ पुटअप करूँ, तो मेरा आएगा इसकी जगह पर इक्विवेलेंट L इक्विवेलेंट अपॉन A इक्विवेलेंट। ठीक है, अपॉन अब R1 की वैल्यू क्या है, ρL/A है। ठीक है, तो R1 का रेजिस्टिविटी ρ1 और R2 की रेजिस्टिविटी ρ2। ठीक है, दोनों वायर सेम लेंथ के हैं और सेम एरिया क्रॉस सेक्शन के। ठीक है, इसलिए सबके लिए लेंथ LL ली है और एरिया AL लिया है हमने। ठीक है, तो टोटल लेंथ कितनी होगी बच्चों, दोनों वायर्स जो हैं उन दोनों वायर्स की लेंथ के बराबर होगी। तो L इक्विवेलेंट होगा 2L के बराबर, एरिया दोनों का ही सेम होगा। ठीक है, चाहे A1 हो या A2 हो, तो एरिया इक्विवेलेंट A के बराबर ही आएगा। अब हम इसको इस वैल्यूज़ में पुट कर देते हैं, तो देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। सही है, यहाँ से तो ये बनेगा हमारा ρ इक्विवेलेंट फ्रॉम दिस इक्वेशन फ्रॉम 1। ठीक है, ρ इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू L इक्विवेलेंट। तो ρ इक्विवेलेंट L इक्विवेलेंट की जगह पे बच्चों लिखें आप 2L, और A की जगह पर लिखें A इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे ρL/A है, तो L/A हम कॉमन ले लेंगे, तो कितना आएगा हमारा ρ1 प्लस ρ2 के बराबर। तो L से L कैंसिल, A से A कैंसिल, तो ρ इक्विवेलेंट जो बच्चों हमारा आएगा वो आएगा ρ1 प्लस ρ2 डिवाइडेड बाई 2। तो पहला आंसर है हमारा हाफ ρ1 प्लस ρ2। देखते हैं कौन सा सही ऑप्शन है इसमें से। तो हमारा जो सही ऑप्शन आया बच्चों पहले क्वेश्चन का, वो है हमारा ऑप्शन नंबर A। ठीक है, A का क्या है, हाफ ρ1 प्लस ρ2। आप क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में गिवन है 2 पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 एंड m2 हैविंग चार्जेस q1 q2। तो ये पार्टिकल है हमारे पास, m1 m2 मास हैं, चार्ज इनके q1 q2 हैं। कहते हैं आर प्रोजेक्टेड विद द सेम वेलोसिटी इन द रीजन। तो दोनों की वेलोसिटी क्या है बच्चों, सेम है। और कहते हैं कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B के अंदर रखे हुए हैं और पॉइंटिंग वर्टिकली अपर। तो मैग्नेटिक फील्ड का है, ऊपर जा रही है। तो कह रहे हैं इफ द डिस्क्राइब सर्कुलर पाथ इज शोन इन द फिगर 1 में कंक्लूड दैट। तो कह रहे हैं कि इनकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो सर्कुलर है, ऑब्वियस सी बात है। तो कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा वाला रिलेशन सही होगा, m1 q1 m2 q2 के बीच में रिलेशन है, m1 m2 मासेस हैं, q1 q2 जो है इसमें चार्जेस हैं। ठीक है, तो लाइए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्योंकि देखिए बच्चों मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है ये, तो मैग्नेटिक फील्ड में जब ये होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड में होगा तो इसके ऊपर लग रहा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स के बराबर। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमें पता है कितना होता है, mv²/r, और मैग्नेटिक फोर्स होता है बच्चों QVB के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से r का जो वैल्यू आएगा वो आएगा mv/v, से v कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा mv/QB के इक्विवेलेंट। ठीक है, तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि r जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास अपॉन क्यू के, क्योंकि सबके लिए v और b तो सेम है। तो अब ये किस पर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड करेगा मास पर और चार्ज के ऊपर। ठीक है, जैसे कि अब इस क्वेश्चन के अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रेडियस 2 का है, सही है, रेडियस ऑफ 2 जो है वो रेडियस ऑफ 1 से बड़ा है। तो यही बात हम लिख लेंगे कि रेडियस ऑफ 2 इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ 1। तो R2 का वैल्यू क्या आएगा बच्चों इस इक्वेशन से, m2/q2, और R1 का वैल्यू आएगा बच्चों m1/q1।
Q1, ठीक है। तो ऐसा कोई रिलेशन है M2/Q2, सब M1/M2 है, ठीक है। तो हमें हर को चेंज करना पड़ेगा M1/M2 में। तो M1 इधर है बच्चों, M1 M2 को इसके अपॉन में ले आओ और Q1 को ऊपर ले जाओ, Q1/Q2, ठीक है। तो यहाँ पे बन रहा है हमारा M1 Q1 Q2 ग्रेटर देन M1/M2। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर जहाँ पे M1 Q1 Q2 ग्रेटर हो? तो देखिए ये सही लग रहा है, Q1/Q2 इज़ ग्रेटर देन M1/M2। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, MCQ नंबर 3, ठीक है। तो MCQ नंबर 3 के अंदर हमारा ये गिवन है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो मूव करता है अराउंड अ न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ एंड मेक्स n रिवोल्यूशंस पर सेकंड, द वैल्यू ऑफ द इक्विवेलेंट करंट इन द ऑर्बिट। तो ऑर्बिट में कितना करंट है, कहते हैं कि कितना है, रेडियस r है और n रेवोल्यूशन, हर सेकंड में n रेवोल्यूशन घूम रहा है, ठीक है। तो हमें पता है हमारा जो फॉर्मूला होता है करंट का, वो करंट होता है Q/T और जो है Q होता है बच्चों हमारा NE के बराबर। तो यहाँ पर हमारा सिंपल वही फॉर्मूला लग जाएगा, जो तो I का वैल्यू करंट जो होगा वो NE के इक्विवेलेंट आएगा, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, I = NE। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में पूछते हैं ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछते हैं कि द डायमेंशन ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स आर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स बताना है कि किस रेट से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, उसकी डायमेंशन क्या है। तो बहुत सिंपल सी बात है ये, देखो हमें पता है कि EMF जो होता है वो -d∅/dt के बराबर होता है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होता है EMF की वैल्यू, ठीक है। तो अब यानी जो d∅/dt का डायमेंशन होगा वही डायमेंशन EMF का होगा। EMF क्या है अल्टीमेटली, EMF होता है वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, वो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज के इक्वल। तो हम इसको लिख सकते हैं बच्चों, EMF की जो यूनिट है वो होगी एनर्जी की यूनिट अपॉन चार्ज की यूनिट, ठीक है। तो एनर्जी की यूनिट होती है mL/T-2, ठीक है, T-2, और चार्ज की होती है AT, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, M को यहीं रखा, L2 को भी यहीं रखा, T-2 को भी यहीं रखा। इस वाले T को हम ऊपर ले जाएंगे, इस वाले को, तो ये -1 और A भी ऊपर जाके हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो देखिए mL2 और T कितने हमारे पास, T है 3, T-3 A-1। तो देखिए क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें आ रहा हो mL2 T-3 और A-1। तो mL2 T-3 A-1, तो करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर बच्चों आ रहा है mL2 T-3 A-1, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कर लिया। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है हमारे पास कि दो आइडेंटिकल कंडक्टर हैं 1 and 2 आर प्लेस्ड ऑन 2 फ्रिक्शनलेस कंडक्टिंग रेल्स। तो ये रेल्स है हमारी R1 R2, ठीक है। और हमारी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, जो इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर है। आप कहते हैं कि इफ़ कंडक्टर 1 इज मूव्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी बी इन द डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर, द फोर्स ऑन कंडक्टर 2 विल अलोंग। तो कह रहे हैं कि ये वाली रेल जो है, ये वाला कंडक्टर इधर की तरफ मूव कर रहा है, कंडक्टर 1, तो कंडक्टर 2 पे जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन बतानी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए हमने क्या करना है बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से ये जो है कंडक्टर है हमारे, ठीक है, ये हमारे कंडक्टर्स हैं, ये कंडक्टर 1 है और ये कंडक्टर 2 है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरह से लगी हुई है अंदर की तरफ। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि इस कंडक्टर 1 में जो है इस पे इस तरफ जा रहा है ये कंडक्टर 1, ठीक है। तो बच्चों जब कंडक्टर 1 इस तरफ जाएगा, ठीक है, तो ये जो है ना कंडक्टर 1 के इस तरफ जाने पर ये पूरा एरिया बढ़ता जाएगा। तो मतलब एरिया बढ़ रहा है तो यानी मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इसमें से पास होने वाला है वो बढ़ा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स को कम करने के लिए, ठीक है, यहाँ पर एक बाय लेंज़ेस लॉ, इसमें क्या होगा, बाय फैराडेज लॉ इसमें EMF इंड्यूस हो जाएगा क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जो EMF इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन हम लेंज़ेस लॉ से निकालते हैं। तो देखिए अब जब इसके अंदर से फ्लक्स बढ़ रहा है अंदर की तरफ, तो फ्लक्स को कम करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड बाहर आनी चाहिए। तो हम ऊपर रखेंगे तो देखेंगे कि करंट कैसे जा रहा है, देखिए। तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन होगी फिंगर की डायरेक्शन में, ठीक है। तो हमारा करंट इस तरह से मूव करेगा। तो इस तरह से मूव करने के लिए आप देख सकते हैं कंडक्टर 1 में करंट कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ, ओके। करंट कहाँ जा रहा है, करंट जा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर आप ये क्वेश्चन देखें तो इसके अंदर डाउनवर्ड डायरेक्शन का मतलब +J है, तो नीचे की तरफ हो जाएगा ये -J। तो करंट की डायरेक्शन है बच्चों, तो करंट की डायरेक्शन आ जाएगी
करंट इन कंडक्टर 1 इज डाउनवर्ड, या हम लिख सकते हैं इसको माइनस जे कैप। ठीक है, लिख लिया हमने। तो नीचे वाले करंट कंडक्टर 1 में करंट जा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, जब इस वाले कंडक्टर में इंड्यूस करंट, तो अब इस पूरे सर्किट में है ना, ये पूरा सर्किट है हमारे पास, इसमें इस तरह से करंट जा रहा है नीचे, यहाँ नीचे। तो कंडक्टर 1 में जब नीचे करंट है तो कंडक्टर 2 में करंट कहाँ होगा? कंडक्टर 2 में करंट होगा बच्चों ऊपर की तरफ। ठीक है, तो कंडक्टर 2 में जो करंट है, करंट इन कंडक्टर 2 वो होगा प्लस जे के कैप, यानी कि ऊपर तरफ। ये आप देख सकते हैं ना, इंड्यूस करंट की बात हो रही है। ये कौन सा करंट है? ये है इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन है प्लस जे कैप, यानी कि ऊपर की तरफ। अब हमसे ये पूछा है कि फोर्स की डायरेक्शन बताओ। तो अब इस वाले पर जो हमारा कंडक्टर 2 है उस पर फोर्स कितने लगेगा? तो देखो फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है। फोर्स का फॉर्मूला होता है F = I L × B के बराबर। ठीक है, जो अब L × B की डायरेक्शन होगी वही फोर्स की डायरेक्शन होगी, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं F = L × B। ठीक है, तो अब जो L × B की डायरेक्शन है वही हमारे फोर्स की भी डायरेक्शन होगी। तो देखें L × B, देखिए L है ऊपर की तरफ, ठीक है, यानी प्लस जे कैप की तरफ। हम लिख लेते हैं F = जे कैप क्रॉस, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लगी हुई है? मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, तो उसको हम बोलेंगे माइनस के कैप। तो माइनस के कैप हो गया ये, तो ये बनेगा = माइनस जे क्रॉस के। तो जे क्रॉस के जो होता है बच्चों, जे क्रॉस के जो होता है वो आई देता है। तो फोर्स की डायरेक्शन है हमारी माइनस आई कैप, यानी कि किस तरफ लग रहा है फोर्स? इस तरफ लग रहा है, लेफ्ट में। अब देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है कि यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए। ऑलराइट, तो इसको अच्छे से देख लीजिए आप लोग एक बार, और इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन ए। अब उसके बाद हम आगे क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। इसको करने के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, AC वोल्टेज इज गिवन एज V = 14 sin 3140, द एवरेज एंड इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द वोल्टेज ओवर अ साइकिल आर रिस्पेक्टिवली। तो पूछ रहे हैं कि बताइए क्या वैल्यू होगी इसमें, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट और इफेक्टिव वैल्यू, सॉरी एवरेज एंड इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वोल्टेज बतानी है। देखिए ये तो हमें पता होना चाहिए कि फॉर 1 कंप्लीट साइकिल, अगर हमारी एक कंप्लीट साइकिल है तो फॉर 1 कंप्लीट साइकिल, फॉर 1 कंप्लीट साइकिल एवरेज वैल्यू जो है वो करंट हो या वोल्टेज हो, दोनों की 0 के बराबर होती है। ठीक है, तो पहली बात तो हमारा एवरेज वैल्यू 0 आएगा। दूसरी बात, हमें जो इक्वेशन गिवन है वो है V = 14 sin 314t के बराबर। ठीक है, तो अगर हमें इस इक्वेशन को कंपेयर कर लो अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है V = V0 sin ω_t। तो V0 का जो वैल्यू है बच्चों, V0 का वैल्यू आ रहा है 14। अब हमसे पूछी इफेक्टिव वैल्यू। ठीक है, तो याद रखें इफेक्टिव हो, वर्चुअल हो या RMS हो, दे ऑल आर सेम, और ये होती है V0/√2 के इक्वल। तो 14/√2 आ जाएगा ये। अब 14 बच्चों √2 का वैल्यू होता है 1.4, डेसिमल हटाया 0 बढ़ाया तो ये इससे कटेगा, लगभग 10 वोल्ट आएगा। तो एक है हमारा 0 एवरेज वैल्यू, और ये है हमारी 10 वोल्ट जो RMS वैल्यू है या इफेक्टिव वैल्यू जिसे हम बोलते हैं। तो सही आंसर है हमारा यहाँ पे C। ठीक है, 0 और 10। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पूछते हैं कि द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेशियो है वो बताना है हमें। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो हमें क्या देता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्वेश्चन नंबर 7 है ये हमारा, और क्वेश्चन नंबर 7 में जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वो होता है V = E/B, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड। ये ट्रू है किसके लिए? हमारे पास जितनी EM वेव्स हैं उनके लिए ये फॉर्मूला है V = E/E। अब हमें इस E/B की वैल्यू बतानी है, यानी अल्टीमेटली हमें E/B की वैल्यू नहीं बतानी, किसकी बतानी है? वेलोसिटी की बतानी है वैल्यू, तो V के बराबर है। और V का फॉर्मूला होता है C/N। ठीक है, यहाँ पर N है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कहाँ प्रोपोगेट कर रही है? ग्लास के अंदर प्रोपोगेट कर रही है, और ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.5। तो V का वैल्यू कितना कहते हो? V C कितना होता है? C मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, विच इज़ 3 × 10⁸। N का वैल्यू हमें गिवन है कितना? N है हमारे पास 1.5, तो इसे 2 टाइम्स में जाएगा, तो V का वैल्यू आएगा हमारे पास 2 ×
10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर, ठीक है। तो देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? यस, ऐसा ऑप्शन है, ये है 7 का बी। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है वाइल, कहते हैं कि वाइल स्टडिंग द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन फ्रॉम अ गिवन सरफेस द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज चेंज फ्रॉम 600 to 400 नैनोमीटर कीपिंग द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन सेम, देन व्हाट विल हैपन। तो हमें अल्टीमेटली इसमें ये बताना है कि अगर हमारा जो वेवलेंथ कम हो रही, सही है, वेवलेंथ क्या है 600 से 400 हो गई, तो उस केस में कट ऑफ पोटेंशियल सैचुरेशन करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो रिलेशन देखते हैं क्या है। देखिए हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन होती है वो होती है हमारी Hc/λ इज इक्वल्स टू phi प्लस के मैक्स या फिर EV0, ठीक है। ये हमारी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन होती है बच्चों, ठीक है। तो हम इसको EV0 की वैल्यू आएगी यहाँ से Hc/λ माइनस फाई मतलब वर्क फंक्शन। तो ये कह रहे हैं अगर लैम्डा कम हुआ, ठीक है, देखिए ध्यान से, लैम्डा कम होगा तो इस पूरे की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी, और इस पूरे टर्म की वैल्यू क्या होगी, जब ये वैल्यू बड़ी आएगी तो बच्चों इसमें से अगर हम फाई भी कम करेंगे तो अल्टीमेटली ये वैल्यू भी हमें क्या मिलेगी, ये वैल्यू भी हमारी बड़ी ही आएगी, ये पूरी वैल्यू जो है बड़ी आएगी, ठीक है। लैम्डा बढ़ा, सॉरी लैम्डा कम हुआ, Hc/λ की वैल्यू बड़ी होगी, जब Hc/λ की वैल्यू बड़ी होगी तो इस पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू बड़ी होगी, जिसकी वजह से EV0 की वैल्यू भी बड़ी होगी। अल्टीमेटली ये समझिए आसान शब्दों में कि लैम्डा अगर कम होगा तो हमारा जो V0 है स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। ऑल राइट, तो ऐसा कोई ऑप्शन है, यस, कट ऑफ पोटेंशियल विल इंक्रीज, इसका सही ऑप्शन है बी। ओके, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ए, सी का है, 6 का है सी, 7 का है बी और 8 का है बी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कहता है कि रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 331 नैनोमीटर रेडिएट्स द फॉलोइंग मेटल्स। तो एक जो है 331 नैनोमीटर की लाइट जो है वो इन मेटल्स पे डाली, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मोलिब्डेनम, सही है। तो अब ये कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, कि सोडियम और पोटेशियम फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन शो करेंगे, या सिर्फ मोलिब्डेनम ही ऐसा है जो शो नहीं करेगा, सारे मेटल शो करेंगे, या कोई मेटल शो नहीं करेगा, ठीक है। तो देखिए वापस से इस इक्वेशन पर आ जाइए बच्चों। किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है, ठीक है, तो हमारी वैल्यू जो है Hc/λ की वैल्यू फाई से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। इमिशन होने के लिए जो Hc/λ है उसकी वैल्यू फाई से बड़ी हो, ये है सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसका। तो इसलिए हमें सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 के लिए फाइंड आउट करना पड़ेगा Hc/λ की वैल्यू कितनी आ रही, सही है, इंसिडेंट रेडिएशन की जो एनर्जी है वो कितनी है। तो बच्चों Hc जो है वो 1240 होता है अपॉन लैम्डा EV, और ये आता है नैनोमीटर के अंदर, शॉर्टकट है इसका ये। तो 1240 अपॉन लैम्डा, लैम्डा कितना है हमारे पास, लैम्डा की वैल्यू इन्होंने गिवन है 331 नैनोमीटर, ठीक है, 331 नैनोमीटर। अब जब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो कैंसिल आउट करने पे हमें बच्चों मिलेगा लगभग 3.75 EV के बराबर। ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों हमारी एनर्जी जो है वो 3.75 है। अब जो हमारा मैंने क्या कहा, कंडीशन क्या है कि Hc/λ का वैल्यू जो है वो फाई से ग्रेटर आए। जहाँ Hc/λ फाई से बड़ा होगा वहाँ पर एमिशन होगा, अदरवाइज एमिशन नहीं होगा। तो देखिए 3.75 है हमारी वैल्यू। देखो 3.75 n से बड़ी है, के से भी, के वर्क फंक्शन से बड़ी है, और कैल्शियम के वर्क फंक्शन से बड़ी है, लेकिन मोलिब्डेनम के वर्क फंक्शन से छोटी, यानी कि इस केस में फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन विल नॉट टेक प्लेस। तो सबसे इमिशन होगा बट मोलिब्डेनम से नहीं होगा, तो करेक्ट ऑप्शन है बी, ओनली मोलिब्डेनम विल नॉट शो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इज इंक्रीज्ड टू 4 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी 4 गुना बढ़ गई अपनी पुरानी वैल्यू से। तो कह रहे हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखते हैं क्या है डी ब्रॉगली। तो हमें पता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लैम्डा इक्वल्स टू H/P के बराबर, ठीक है।
तो वेवलेंथ जो है वो है हमारी लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी के इक्वल, और मोमेंटम जो है लैम्डा वेवलेंथ, पी है मोमेंटम। तो मोमेंटम का फॉर्मूला है 2m के, यहाँ पर के क्या है, यहाँ पर के होती है बच्चों काइनेटिक एनर्जी के बराबर, ठीक है। तो इससे ये पता चला कि अगर हम इसको यहाँ लिखें तो ये आएगा लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट 2m के बराबर, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि लैम्डा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन अंडर रूट के। ओके, आप कह रहे हैं अगर इफ़, कहते हैं अगर के जो है इफ़ के बिकम्स 4 टाइम्स, के जो है 4 गुना हो गया, ठीक है। कह रहे हैं के बारे में, के 4 टाइम्स हो गया, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू k2 बाई k1, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या आएगा, देखिए लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2, नई काइनेटिक एनर्जी जो है वो पुरानी वाली की 4 टाइम्स है, 4k1 अपॉन k1, तो k1 से k1 कैंसिल हो गया। तो क्या है यहाँ पर लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4 लैम्डा 2, हमें लैम्डा 2 निकालना है, नया वाला लैम्डा, ठीक है। तो नया लैम्डा जो है वो आएगा लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू 1 बाई रूट 4 लैम्डा 1 के बराबर, यानी कि 1 बाई 2 इंटू लैम्डा, ओल्ड लैम्डा, ठीक है। तो ये जो है बच्चों हाफ रह जाएगी, जो नई वाली वेवलेंथ है वो पुरानी वाली की कितनी रह गई, हाफ। तो काइनेटिक एनर्जी वेवलेंथ डिक्रीज़ हुई, ठीक है। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, डिक्रीज़ होगी, कितनी, हाफ रहेगा, यानी कि 50% से डिक्रीज़ हो जाएगी। तो कैसा करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें, देखिए 50-50 ये है, एक तो इनिशियल इंक्रीज़ हो रही है, नहीं इंक्रीज़ नहीं हुई, कम हुई है, तो डिक्रीज़ बाई 50% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर 10 का डी पार्ट। तो यहाँ पर हमारे 10 MCQ हो चुके हैं। 11वां MCQ कहता है कि पाशन सीरीज़ इन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम लाइज। तो ये तो हमें याद होना चाहिए कि पाशन सीरीज़ कहाँ होती है, लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, बीफंड, ये सब सीरीज़ है हमारी। तो लाइमन जो होती है वो आती है यूवी के अंदर, बामर आती है, देखिए लाइमन जो आती है वो आती है हमारी यूवी में, बामर जो आती है वो विजिबल में आती है, और पाशन जो आती है वो आती है हमारी इंफ्रारेड रीजन के अंदर, ठीक है। तो ये इसका सीक्वेंस है, लाइमन, बामर, पाशन, लाइमन यूवी, ठीक है, और बामर विजिबल में, और पाशन इंफ्रारेड। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका ए, 11 का ए पार्ट। इसके बाद आते हैं ना रिवर्स बायस पी एन जंक्शन डायोड अप्लाइड वोल्टेज मोस्टली ड्रॉप अक्रॉस। तो सबसे ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप कहाँ होता है, तो बच्चों याद रखें कि जो हमारा पी एन जंक्शन डायोड है इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो हमारी डिप्लीशन रीजन पर होता है। और डिप्लीशन रीजन क्या होती है, डिप्लीशन रीजन जो है वाइड हो जाती है, ठीक है। तो डिप्लीशन रीजन इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो है हमारा असर्शन रीजन वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 13। तो कह रहे हैं द वर्क डन इन टेकिंग अ यूनिट चार्ज अराउंड अ क्लोज लूप ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन्वॉल्विंग सेल्स एंड रेजिस्टर इन द लूप इज़ ज़ीरो। तो कह रहे हैं क्या वर्क डन ज़ीरो होगा, किसी सर्किट के अंदर अगर हम करंट को लेके जा रहे हैं पूरे सर्किट में, तो वर्क डन ज़ीरो। देखो वर्क डन ज़ीरो होने के लिए फोर्स जो है वो कैसा होना चाहिए, कंजर्वेटिव होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर रेजिस्टर भी लगे हुए हैं, सेल्स भी लगे हुए हैं, जिसकी वजह से हमारा जो फोर्स है यहाँ पर, तो इस क्वेश्चन के अंदर जो है वर्क डन तो ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि फोर्स कंजर्वेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वहाँ कंजर्वेटिव नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात जो है पोटेंशियल एट अ पॉइंट डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑफ द पॉइंट इन द लूप, आफ्टर कंप्लीटिंग वन राउंड द चार्ज कम्स बैक टू द पॉइंट ऑफ स्टार्ट। तो ये भी रॉन्ग है, ठीक है। तो इसमें रीज़न भी गलत है और असर्शन भी गलत है, तो इसका सही ऑप्शन आएगा बच्चों हमारा डी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मैंने फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज़ हीटेड टू हाई टेम्परेचर इट बिकम्स पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्यूरी टेम्परेचर पर जब जाता है, जब क्यूरी टेम्परेचर तक हीट करते हैं तो फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा असर्शन जो है वो सही है। और उसके बाद ये कहते हैं कि उसके बाद लिखा हुआ है कि द डिसअपियरेंस ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ फेरोमैग्नेट इज़ एब्रप्ट। तो ये गलत है, एब्रप्ट नहीं होता, ये ग्रेजुअल होता है, तो रीज़न गलत है और हमारा असर्शन जो है वो सही है। तो इसके लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा सी, ठीक है। असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। कहते हैं व्हेन अ कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ग्लास इज इमर्स्ड इन वाटर इट्स कन्वर्जिंग पावर इंक्रीजेज। तो कह रहे हैं कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाती है। द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस डिपेंड्स ओनली ऑन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इट्स टू फेसेस, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए क्या होता है कि पावर के साथ, वो देख लेते हैं हम।
तो पावर के साथ क्या होगा, अगर हम मान लीजिए पावर का जो फॉर्मूला होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है N2/N1-1 और साथ में 1/R1-1/R2 आता है। तो पावर डिपेंड करती है इन दोनों चीज़ों पर, यानी कि पावर डिपेंड कर रही है हमारे लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर और मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 पर, ठीक है। तो अगर मान लीजिए लेंस का एन लेंस बढ़ेगा, ठीक है, अगर, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, आप एयर से जो है ग्लास में उन्होंने रख दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा बढ़ा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ने पर ये वाली पूरी वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो पावर डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो अच्छा चलो, ये तो गलत हो गया हमारा असर्शन तो रॉन्ग है। द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस डिपेंड्स ओनली ऑन द रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ सिर्फ रेडियस ऑफ कर्वेचर पर डिपेंड नहीं करती है, साथ साथ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर भी डिपेंड करती है और अपनी सराउंडिंग पर भी डिपेंड करती है, ठीक है। तो इसका असर्शन भी गलत है, रीज़न भी गलत है, तो इसका सही ऑप्शन आएगा डी, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, द कंडक्टिविटी ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर इज हायर देन दैट ऑफ अ पी टाइप सेमीकंडक्टर एट अ गिवन टेम्परेचर। कह रहा है एन टाइप की कंडक्टिविटी ज़्यादा है पी टाइप से, तो ये बात बिल्कुल सही है। देखिए कंडक्टिविटी, या हम ये भी कह सकते हैं मोबिलिटी के बारे में, तो मोबिलिटी जो है वो मोबिलिटी एन टाइप की ज़्यादा होती है, ठीक है। क्यों ज़्यादा होती, क्योंकि इसका जो है हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसमें क्या है, एन टाइप के अंदर मोबिलिटी हमारी ज़्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है उनका जो मास है वो कम होगा होल्स से। या हम ये बोल सकते हैं कि जो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है बच्चों, वो मोबिलिटी ऑफ होल्स से ज़्यादा होती है, ठीक है, हम ये लिख सकते हैं। तो अगर मोबिलिटी ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, तो हमारा असर्शन बिल्कुल सही है। कह रहा है द इलेक्ट्रॉन बीइंग इन द कंडक्शन बैंड इन एन टाइप सेमीकंडक्टर आर मोर मोबाइल देन द होल्स इन द वैलेंस बैंड, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो असर्शन रीज़न सही है और ये दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर आएगा ए। अब मैं एक बार दोबारा से सारे MCQs आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, जो हमने MCQs यहाँ पर सॉल्व करे हैं, ठीक है। तो मेरे पास MCQ कहाँ गए मेरे, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 13 का डी है, 14 का सी है, ठीक है, 13 का डी, 14 का सी, 15 का डी, 16 का ए, ओके। और उससे पहले जो है हमारे पास ये है पेज नंबर 1। पेज नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 का ए, 2 का सी, 3 का बी, 4 का बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में 5 का ए, 6 का सी, 7 का बी, 8 का बी, 9 का बी, 10 का डी, 11 का ए, 12 का सी, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।